हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित वो भी हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और आज जो इसका हम लोग अध्याय 4 है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, और आज हम करेंगे इसका क्या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हां, हमने इसका पूरी चैप्टर अच्छे से कर लिया है विथ प्रश्नावली, मतलब हमने 4.1, 4.2, 4.3 इसको तो बहुत अच्छे से कर लिया है और आज करेंगे हम इसका एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जिसको हम वन शॉट रिवीजन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर हमने कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं। तो चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय यहां पर दिए हुए हैं, आलेख में दर्शाए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब देखिए यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि भाई अवकाश के दिनों में कक्षा 8वीं के छात्रों ने कितने कितने घंटे पढ़ाई करी है। वैसे मैं जानता हूं अवकाश के दिनों में बच्चे पढ़ाई करते तो नहीं है, अवकाश को पूरा अवकाश की तरह यूज करते हैं, मतलब पढ़ाई का भी अवकाश और उसके बाद सब चीज का अवकाश तो रहता है, तो वो पढ़ाई का भी अवकाश कर देते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है तो इसका तो आंसर देना पड़ेगा ना। तो चलिए यहां पर दिया है अवकाश के दिनों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटे में दिए हुए हैं, आलेख में दर्शाए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसके उत्तर मुझे यहां दिए हुए हैं और क्वेश्चन यहां दिए हुए हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उत्तर को इसमें से देख के सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ाई करी है। अब आपको सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा दिख रहा बताइए। सबसे ऊंचा ग्राफ आपको दिख रहा है 28 का। अब ये 28 का जब सबसे ऊंचा ग्राफ दिख रहा है तो यहां पर 28 का मतलब क्या है, कौन से घंटे, 4 से 5 घंटे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 से 5 घंटे। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। 5 घंटे से कम, अब देखिए 5 घंटे से कम में ये आ जाएंगे, ये 5 घंटे से कम, क्योंकि ये जो है वो 5 घंटे से ज्यादा है तो 5 घंटे से कम में ये आ जाएंगे। तो मतलब कितना हो जाएगा, 28, 20, 8 और 4, तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल का 2, 2 और 2 4 और 2 6, तो कितने हो जाएंगे, 60 विद्यार्थी। कितने हो जाएंगे, 60 विद्यार्थियों ने कितना है, 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो 60 विद्यार्थियों ने कितना पढ़ा, 60 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से कम पढ़ा। अगला क्या दिया है, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। कुल कितने, अब कितने विद्यार्थी हैं जिनने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, मतलब पढ़ने वाले तो ये सभी है ना भाई, पढ़ने वाले तो सभी है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो यहां पर 28 और 20 48, 48 और 8 कितना हो गया था, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 4 60, तो यहां पर ये हो गया था हमारा 60। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में पढ़ा। तो अवकाश में पढ़ने वाले तो ये सभी है ना, तो 60 तो हो गए थे। अब इसमें 16 और 12 और प्लस कर दो, तो 60, 16 और 12 तो हो जाएगा 8, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1 8, तो हो जाएगा 88 विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम लिखेंगे 4 से 5 घंटे की, 4 से 5 घंटे की। तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत इजी थे, जो कि हमने कहीं नहीं गए, हमने केवल अपने आलेख में से देखकर अपने आंसरों को दिया है ना। और आलेख जो कहता है वही उत्तर होता है, आलेख ही सब चीजों का उत्तर होता है। अगर आप इसके अंदर से और भी जानकारियां निकाल सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बार हम रिपीट करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया था कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर सबसे ऊंचा ग्राफ आपको 28 दिख रहा है। तो 28 4 से 5 घंटे, मतलब 4 से 5 घंटे बच्चों ने सबसे ज्यादा पढ़ा है, और 4 से 5 घंटे वाले में सबसे ज्यादा विद्यार्थी थे 28। तो हमारा कितना हो गया आंसर, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा, तो 4 से 5 घंटे तक पढ़ा। उससे क्या था अगला, 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। अब देखो 5 घंटे से कम, तो ये तो अगर इससे आगे बढ़ूंगा तो ये 5 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। तो 5 घंटे से कम में 28 भी आएगा, 20 भी आएगा, 8 भी आएगा और 4 भी आएगा। सबको प्लस करेंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मुझसे बोला है कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में पढ़ा। तो भाई अवकाश के दिनों में तो ये सारे हैं जिनने अवकाश के दिनों में पढ़ा है, लेकिन यहां तक तो 60 था।
हमने इसके अंदर 16 और 12 और प्लस कर दिया, तो सभी लोग पढ़ने वाले हो गए। 88 विद्यार्थी हैं जो अवकाश के दिनों में पढ़ने वाले। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है? तो यहां पर 4 से 5 घंटे की वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल पूछा है, तो 4 से 5 घंटे का वर्ग अंतराल यहां पे सबसे अधिक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमने उसका आंसर लिया। कैसे किया आप लोगों को बताया, तो आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें यहां पर दिया है क्वेश्चन आया, अब ककड़िया गांव के मतलब 27 गांवों के एक माह का बिजली का बिल रुपयों में निम्नलिखित है। मतलब एक नाम है ककड़िया नाम का, अब उसमें जो बिजली का बिल आ रहा है, तो अब यहां पर देखा होगा कि यहां पर जिन गांव में बिजली का बिल आ रहा है, तो अब ये आंकड़ों को व्यवस्थित करना है। तो भाई इन आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करें? तो भाई सबसे पहले हमने क्या करा कि भाई 300 से 400 गांव हमने ऐसे देख लिए कि इनमें कितना बिजली का बिल आ रहा है, तो हमने लगाया कि भाई 300 से 400 के बीच में कितने लोगों का बिल, मतलब कितने लोगों का बिल इतना आया, जिसने जैसे 300 से 400 के बीच में कितने गांव हैं जिनका बिजली का बिल 300 से 400 के बीच में आया है। फिर उसके बाद हम यहां पर एक वर्ग अंतराल बनाएंगे और वर्ग अंतराल में देखकर हम लोग ये पता लगाएंगे कि कितने वर्ग अंतराल बने और उनमें से कितने कितनों का बिल कितनों के अंदर आ रहा है। तो चलिए यहां पे आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत है। अब उस टेबल के अंदर मुझे क्या बताना है, देखिए यहां पे हमारे हाईएस्ट जो गया है वो 736 जो है 754, तो मतलब मैं यहां पर वर्ग अंतराल 800 तक ले जाऊंगा। तो मतलब 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। अब ये मैं देखूंगा कि 300 से 400 के बीच में कितने गांव हैं जिनका बिजली का बिल 300 से 400 के बीच में आया है। देखिए यहां पर 300 तो काउंट करूंगा पर 400 काउंट नहीं होगा। 400 काउंट यहां होगा 400 से 500 के बीच में, 500 काउंट इधर नहीं होगा, 500 आगे काउंट होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए करना कैसे, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले 1 हो गया है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है ना। देखिए मैं बता रहा हूं यहां पर कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 गांव ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 300 से 400 के बीच में आ रहा है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं, देखिएगा 300 से 400 के बीच में, तो 300 के 400 के बीच में 1 2 3 4 5 कितने गांव हो गए? 5 गांव हो गए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 400 से 500 के बीच में कितने गांव हैं? हमारा ग्राइंड टोटल 27 आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हमारा ग्राइंड टोटल 27 आ जाएगा तो हम बिल्कुल सही हैं। 400 से 500 के बीच में तो 1 2 2 2 2 3, ठीक है 3। चलो ये हो गया 3। उसके बाद 500 से 600 के बीच में, तो 500 से 600 के बीच में तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गांव, ठीक है। उसके बाद 600 से 700 के बीच में, तो 600 से 700 के बीच में 1 2 3 4 गांव। 700 से 800 के बीच में, तो चलिए 700 के 800 के बीच में और देख लो, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और 7, ये हो गया 7। अब अगर मैं इन सबको टोटल करता हूं तो क्या मेरा आंसर 27 आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा तो हम एक बार दोबारा भी चेक करेंगे। बिल्कुल भी हम लोग उसके अंदर ये नहीं करेंगे कि अरे यार ये तो इतनी मैंने मेहनत करी, मेरा गलत हो गया। हम दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग टोटल करते हैं। 5 3 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27 आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं मिलान चिन्ह बनाना, तो चलिए मिलान चिन्ह बनाते हैं अब आपके सामने। तो यहां पर बनेगा 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 और 2 7। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए, आप लोग भी एक बार मिलान कर लीजिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, कैसे किया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें अगला दिया है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अब मैं एक आयत चित्र में ढालूंगा और आयत चित्र में ढालने के बाद आगे जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मेरे लिए जरूरी हो जाता है, क्या मेरे लिए जरूरी हो जाता है, सबसे पहले मेरे को आयत चित्र बनाना। आयत चित्र कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं, और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चनों के आंसर दिए उनके आंसर हमको देना है क्वेश्चन, लेकिन पहले आयत चित्र बनाते हैं। तो आयत चित्र बनाने के लिए यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी एक ब्लैंक पेज की, जो कि मैं इसमें लेने वाला हूं यहां पर, और उसके बाद यहां पर मेरा आयत चित्र बनना चालू हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको बताता हूं आयत चित्र बनता कैसे। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं यहां पर ऐसी, ये पहली लाइन हो गई जो कि सीधी लाइन है, ये हो गई, और दूसरी लाइन ये बन जाएगी, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये हमारी जो ऊपर वाली लाइन है, ये कहलाती है हमारी कौन सी, ये कहलाती है हमारी वाई एक्सिस, और ये कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे 0 और यहां से चालू करेंगे 300 से 400, 500, 600, 700 और 800, ये रहा हमारा। और उसके बाद यहां पर जो इकाई चलेगी, जो ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहला वाला ग्राफ हमारा 300 से 400 पे 5 उठा हुआ है, तो 300 से 400 पे मेरे को ले जाना है 5, लेकिन ध्यान रखना यहां पर मेरी लाइन बनेगी थोड़ी सी जिगजैग। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर ये जो है, ये मेरा जो लाइन है, ये 0 से चालू नहीं हुआ है, ये 300 से 400 पे है, तो यहां पर बन जाएगा जिगजैग लाइन। अब 300 से 400 पे मेरे को 5 उठाना है। तो चलिए अब मैं आपको उठाना बताता हूं, 5 कैसे उठाते हैं। चलिए यहां पर आपको एक नई चीज मैं आपको सिखाता हूं। तो ये रहा, अब आपके सामने कुछ जो ग्राफ बनेंगे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बनेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा और देखना कि हम किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए यहां पे उठाना है मेरे को 5 तक। तो चलिए 300 से 400 पे बनेगा 5, ये मैंने 5 तक उठा दिया, इसको ये मैंने 5 तक उठा दिया। आपकी कॉपी में जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो आपकी ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये बिल्कुल अच्छे से बनाना, आपकी गलती ना हो, क्योंकि अगर आप लोग गलती करोगे तो फिर आप लोगों को ये समझ लीजिए कि बनाना नहीं आएगा। ठीक है ना। 400 से 500 पे कितना है भाई, 400 से 500 पे 3 है, तो 400 से 500 पे 3 पे उठा देते हैं। तो भैया 400 से 500 पे मैंने उठा दिया 3 पे, तो ये बन गया मेरा 3 पे। ठीक है, थोड़ा सा और मुझे ज्यादा लेना था, क्योंकि 400 से 500 पे पूरा जाना है, तो ये हो जाएगा 400 से 500 पे 3। ठीक है, उसके बाद मुझे बनाना है 500 से 600 पे 8, तो 500 से 600 पे 8, तो 500 से 600 ले लूंगा और ये चला जाऊंगा मैं 8 पे। ये 500 से 600 पे और 8 पे जाना है मेरे को। ये गया मैं 8 8 8, ये मेरा 8 रहा। ठीक है, ये मेरा 8 रहा। ये पूरा लाइन से चिपकेगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैं अभी बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 600 से 700 पे 4, तो 600 से 700 पे 4, तो 600 से 700 पे 4, तो ये 4, 600 से 700 पे 4, ये हो गया मेरा 4। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, 700 से 800 पे 7, 700 से 800 पे 7,
तो ये रहा 700 से 800 पे, ये हो गया। ठीक है ना। तो चलिए यहां पर सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव करते हैं, और अट्रैक्टिव करने के लिए यहां पर मैं यहां पर आपके लिए कुछ कलर्स का यूज करूंगा। ये मैंने यहां पर ये जैसे ये कलर का मैंने यूज किया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर मैंने यहां पर ये कलर का यूज किया, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने नेक्स्ट दूसरे कलर का यूज करूंगा, ये कलर का यूज कर दूंगा, मेरा ब्लू वाला काफी बड़ा काफी अच्छा लग रहा है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर मैं यूज करूंगा डिफरेंट, तो यहां पर ये ले लीजिए येलो, ये ले लीजिए, मैंने यहां पे येलो ले लिया, और यहां पर ये ले लिया ब्लू, ये रहा। इस तरह से थोड़ा सा इसको मैंने डेकोरेटिव कर लिया ताकि ये देखने में भी अच्छा लगेगा। चलिए अब जो नंबर आए हैं इनको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। भाई यहाँ पर जो ये है 5, ये है 3, ये है 8, ये है 4 और ये है 7, ठीक है। और ये जो है ये 300 से 400 क्या है, 300 से 400 मेरा यहाँ पर है, मतलब क्या था यहाँ पर बिजली के एक माह में बिजली के बिल रुपयों में, तो ये हो जाएगा बिजली का बिल रुपयों में, बिजली का बिल रुपए में, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, गांवों की संख्या, गांवों की संख्या, ये हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हमसे बोल रहे हैं कि अब हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन चूज करके रखे, अब आप इसके उत्तर दीजिए। तो चलिए आते हैं अब इसके उत्तर पे। अब यहां पर मुझे सबसे पहला यहां पर उत्तर जो दिया है वो क्या है, किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। देखिए अब आपको यहां पर किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक लग रही है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा 500 से 600 में, 500 से 600 में उपभोक्ताओं की संख्या मुझे ज्यादा लग रही है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर आप चाहें तो ये वाला आंसर हटा सकते हैं और यहां पर अपना आंसर लिख सकते हैं 500 से 600। क्या हो जाएगा, किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है, हम लिखेंगे 500 से 600। ठीक है। अगला क्या है कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपए या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। अब देखिए 500 रुपए और उससे अधिक बिल जमा करते हैं, तो देखिए 500 रुपए, 8 और 4 12, 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए ये है 500, 500 ये हो गया। 500 से अधिक, 500 मानने वाले तो 8 थे और उसके बाद उससे अधिक तो 8 और 4 12, 12 और 7 हो जाएगा आपका 19। ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 19 उपभोक्ता, 19 उपभोक्ता जो है वो 500 और 500 से अधिक बिल जमा करते हैं। कितने उपभोक्ता 400 से कम का बिल जमा करते हैं, कितने उपभोक्ता 400 से कम का बिल जमा करते हैं, तो ये 5 उपभोक्ता हैं जो 400 से कम का बिल जमा करते हैं। हम लिखेंगे 5 उपभोक्ता, 5 उपभोक्ता, उपभोक्ता। अगला क्या है, वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। देखिए जो 400 है वो है निम्न सीमा, और जो 500 है वो कहलाती है उच्च सीमा। अगला क्या है, आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं। आलेख में कितने वर्ग अंतराल नहीं, हमें क्वेश्चन पूछा है आलेख में कितने का वर्ग अंतराल है, तो हम लिखेंगे 100 का। ठीक है ना, 100 का। देखो 500 से 600 के बीच में कितना है, 100,
तो यहां पर हमने आलेख से बहुत सारी जानकारियां निकाली और हमने इसके अंदर एक जो क्वेश्चन पूछे थे उस क्वेश्चन के आंसर हमने दिए, जो कि काफी इजी और बहुत ही अच्छे थे। आप चाहें तो उन ग्राफों को और अच्छा कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, ताकि आप लोग उनको बहुत अच्छे से कर पाएं। जैसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग यहां पर कर सकते हैं, यहां पर देखिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये नंबर जो है वो इन पे छोटे छोटे उस पे आपने यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड ले लिया तो यहाँ पर इन पे रेड के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है ना। ऐसे यहाँ पे जो जो मैंने कलर लिए हैं उन कलरों को आप यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इनको करते कैसे, बाकी आप लोग जैसा चाहें उस हिसाब से यहाँ पर इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हो गया आपका, ये है आपका ये वाला कलर है। अब जैसे यहाँ पे मैं इनके नंबर लिखूं तो यहाँ पे नंबर भी मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। तो जैसे ये हो जाएगा आपका कितना 5 था, तो आप 5 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 8, यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 और यहाँ पे लिख दीजिए आप 7। तो आप इस तरह से अपने नंबर्स को भी इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को लगते हैं। तो चलिए यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है और इसका भी हमें क्या बनाना है, एक दंड आलेख बनाना है। चूंकि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राजू अपने घर के कपड़ों को रंग के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला जो W है, जो लाल है वो रेड है, काला है वो B है, पीला है वो Y है और अन्य रंग O है। बनाई गई सूचना जो है वो मुझे बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम Y पे जाते हैं। Y जो है वो क्या बता रहा है यहाँ पर, पीला, येलो, ठीक है ना। तो सबसे देखो पीले कितने हैं हम ये देखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। येलो कितने हैं, 7। तो ये होगा येलो, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए एक बार फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए 7 येलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है W, जिसको हम बदले हैं उजला, मतलब व्हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए, 8, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, रेड। रेड कितने हैं, तो चलिए रेड को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9। कितने हैं, 9। एक बार फिर से काउंट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से काउंट करते हैं रेड को। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है भाई रेड, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आप बार बार काउंट करिए, लेकिन काउंट जरूर करिए ताकि उससे हमको समझ में आ जाता है कि हमने गलती तो नहीं करी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रेड हो गए। ब्लू कितने हैं, आइए ब्लू चेक करते हैं। तो ब्लू हमको दिखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6, ब्लू हो गए 6। और जो O से था अन्य रंग, मतलब O से आप ऑरेंज मान लीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा O, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो यहां पे हो जाएंगे 7। चलिए अब क्या हो गया, अब हम इन सबको इनके चित्र खींच लेते हैं, या अगर आपको लगता है कि एक बार इनको काउंट करके दोबारा से एक बार इनको चेक करना तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर ये हो गए 7। तो कितने हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 3 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 2 7, 7 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब इसका आयत चित्र बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बना के दिखाया था कि अब आयत चित्र यहाँ पर कैसे बनाना, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आयत चित्र बनाने के लिए हम लोग फिर से करेंगे हमारा जो
जो जो लेते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग इस आयत चित्र के लिए हम लोग लेंगे एक y एक्सिस और एक लेंगे यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस। यहां पर ये है हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, ये हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यहां लिखेंगे सबसे पहले 0। अब यहां पर हमारा जो कलर है वो क्या है, येलो, डब्लू, रेड, ब्लू और ऑरेंज। तो YWRBO या लिखेंगे YWRBO। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम लोग करेंगे नंबर, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10। अब उसके बाद सबसे पहले येलो कितने हैं, तो चलिए येलो से ही करते हैं। येलो 7 है तो हम येलो ही बनाते हैं। तो यहां पे येलो 7 है, तो चलिए येलो पे ही जाएंगे। तो यहां पर येलो पे ही जाएंगे। तो येलो जो है हमारा, तो ये येलो पे कितना है 7। तो थोड़े से चौड़े लेंगे, ये नहीं लेते हैं, कलर वाले लेते हैं, ताकि ये लिया येलो और इस पे जाना है 7 पे। तो ये रहा 7 पे येलो। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा फिल कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल सही दिखे। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, जो हमारा है W कितना है हमारा, चलिए W कितना है, W देखते हैं। मतलब हमारा, आप W को ले सकते हो व्हाइट, तो व्हाइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेना है 8 पे। तो चलिए इसको ले जाते हैं 8 पे। तो यहां पर व्हाइट की बात हो रही है, तो चलिए व्हाइट को हम लोग कैसा बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो व्हाइट आप लोग कुछ ऐसा बनाइए यहां पर। चलिए अब इसको ले जाना है 8 तक। तो ये ले गया मैं इसको 8 तक। चौड़ाई आप अपने बुक के कॉपी के अकॉर्डिंग कर लेना, तो ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो रेड दिया है वो दिया है 10। तो चलिए रेड पे आ जाते हैं और उसको ले लेते हैं हम यहाँ पे 10। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रेड ले लेते हैं 10। तो ये रेड 10, ये 10 पे ले जाते हैं हमारा रेड। नीचे से भी इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं ताकि क्लियर दिखेगा ये। ठीक है, ये 10 पे ले गए रेड। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है ब्राउन 6। तो यहाँ पर हम लोग ब्लू ले लेते हैं या ब्राउन कर लेते हैं। तो ये 6 पे ले जाना है। तो चलिए 6 पे कर लेते हैं इसको। तो ये है 6। तो सिक्स पे, ये आ गया 6 पे। ये हो गया 6 पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या पे करना है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑरेंज, जो है 7। तो यहां पर ऑरेंज तो है नहीं, इसकी जगह हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, जो कि क्या लेना है 7। तो ये भी 7 है। तो चलिए आइए इसको 7 पे ले जाते हैं। तो ये हो गया 7। ये हो गया 7। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर हम लोगों ने जो बनाया है वो बिल्कुल जो हमसे पूछा था, जो कलरों के नाम हमसे पूछे थे वो हो गए। और यहां पर जो चीजें हमसे बोली थी वो बिल्कुल हमने करी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। बस एंड में आपको क्या करना पड़ता है, एंड में यहां पर आपको लिखना पड़ता है, जैसे ये 7 है, ये 8 है ना, ये आपका 10 है, और ये आपका ये कितना है, ये आपका 6 है, और ये आपका 7 है।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म, और जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा। यहां पर ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये आ गया हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ गया हमारा कौन सा, जिसको हम बताते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम पाई चार्ट के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर हमें दिया है एक विशेष दिन एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति निम्न प्रकार है ना, और इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचिए। देखिए सबसे पहले यहां पर हमें एक पाई चार्ट तो दिया ही हुआ है ना। ये पाई चार्ट खींचते कैसे हैं और पाई चार्ट को खींचने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, यह मैं उन चीजों को बताऊंगा कि पाई चार्ट के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। और पाई चार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है केंद्रीय कोण निकालना। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जो पाई चार्ट होता है, आप लोग यहां पर एक गोला देख रहे होंगे। ये जो गोले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने आंकड़ों को किस तरह से अपने व्यवस्थित करके लगाएंगे, और उसके बाद ये जो है आपको पता है ये पूरा जो गोला होता है ये पूरे कितने कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 360 का होता है। तो अब इसको 360 से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम पूरी तरह से इसको करेंगे, आइए मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं और इसको करने का तरीका क्या होगा। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं और यहां पर हम लोग आ जाते हैं यहां पर एक अपने पेज पे, जो कि हमें ब्लैंक पेज यहां पे चाहिए रहेगा, और उस ब्लैंक पेज के लिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं और यहां पर हम लोग उसको करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर हमें एक टेबल दिया है, वर्ग दिया है, छात्रों की संख्या दी हुई है। देखिए वर्ग, छात्रों की संख्या और केंद्रीय कोण, यहां पर हमें तीनों चीज निकालना है, और तीनों चीज निकालने के बाद हमें उसको इस पाई चार्ट में कैसे रखते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे क्या, यहां पे लिखेंगे हम वर्ग, वर्ग लिखा, वर्ग के बाद लिखेंगे यहां पर क्या, छात्रों की संख्या। तो यहां लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और यहां जरूरत पड़ेगी केंद्रीय कोण की, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो चलिए वर्ग के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग ऐसे इसको या तो दूसरे कलर से बना लीजिए, आपकी जो लाइन है अगर आपको लग रहा है दूसरे कलर से बनाने का तो आप यहां पे उसका दूसरा कलर का भी यूज कर सकते हैं। ये बनाया, और यहां पर हमें केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, और जो कि बहुत ही इजी होता है केंद्रीय कोण निकालना। यहां पर हमने बना ली एक टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में यहां पर मैं सबसे पहले जो छात्रों की संख्या है वो लिखूंगा। तो छात्रों की संख्या 75 60 36 27 18, 75 60 36 27 18। एक बार चेक कर लो, 75 60 36 27 18, तो 75 60 36 27 18। अब देखिए केंद्रीय कोण निकालते हैं, तो केंद्रीय कोण में सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं प्लस। तो हमारा योग कितना आएगा आइए देखते हैं, हमारा योग कितना आ रहा है। तो 6 और 5 11, 11 और 7 हो जाएगा आपका 18, 18 और 8 हो जाएगा आपका, है ना, 18 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26 की 6 हासिल का 2। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हो जाएगा 216। ठीक है, 216 हो गया। अब यहां पे निकालते हैं केंद्रीय कोण, तो यहां पे लिखेंगे 75 बटा 216 गुणा 360। ये केंद्रीय कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब क्या है, सबका टोटल और एक एक करके हम यहां पे लेते जाएंगे। जैसे 60 बटा 216 गुणा 360, ऐसे ही 36 बटा 216 गुणा 360, 27 बटा 216 गुणा 360,
और 18/216 360। देखिए सबसे पहले अगर मेरा पहला सॉल्व हो गया, अगर मेरा ये वाला सॉल्व हो गया तो बाकी सॉल्व भी मैं बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं। एक काम करिए, सबसे पहले 360 और 216 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे, आइए दिखाता हूं। सबसे पहले 216 को 6 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छंग 36, कितना आया 36। और ये भी कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 धाम 60, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 75/3 गुणा में 5। अब आप सब ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, ये कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर 60, तो 3 दूनी 6, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ऐसे लिखिए 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 12 पंजे 60, ये आ जाएगा 60। यहां लिखिए 27, 3 नम 27, 9 पंजे 45, तो हो जाएगा 45। यहां लिखिए 18/3 गुणा 5, तो 3 छंग 18, 6 पंजे 30, तो ये आ गया आपका 30, ठीक है ना। ये सारे एंगल हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, अब बनाना है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर काय की, एक गोले की। और उस गोले में यहां पर मैं क्या करूंगा, कैसे निकालते हैं केंद्रीय कोण, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं एक गोला बनाऊंगा जो कि आपके सामने दिख ही रहा है गोला। सबसे पहले जो आप लोग जानते हैं प्रकार की कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, आप लोग गोला बना लीजिए। और गोला बनाने के बाद आप करेंगे क्या, गोला बनाने के बाद आप सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये है आपका, जैसे मान के चलिए इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले त्रिज्या खींचना पड़ेगी, चाहे आप त्रिज्या ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, है ना। त्रिज्या आपको वही खींचना है। ये हो गई मेरी त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या हो गई। अब सबसे पहले अब आप यहां पर चांदा रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और सबसे पहले 125 डिग्री का आप बनाएंगे एंगल। तो 125 आप जब बनाएंगे तो वो क्या होगा, 90 से ऊपर रहेगा, पर है ना 90 से कम रहेगा, वो 90 से ज्यादा रहेगा। तो ये इस तरह से बनेगा 125, 125। ये रहा फर्स्ट, और ये कौन सा है आपका, एक ही वर्ग है, ठीक है ना। ये वर्ग एक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप अब अपने चांदे में यहां से ये वाली लाइन को मानेंगे, यहां पॉइंट रखेंगे और 100 डिग्री का बनाएंगे, तो आपका 100 डिग्री ये बन जाएगा। तो आपका ये बनेगा 100, जो कि बन जाएगा सेकंड वाला पॉइंट। आप कुछ भी बना सकते हैं, पहले 60 बनाइए, पहले 45 बनाइए, आपको जो बनाना बनाइए। अब आप यहां रखिए चांदे को यहां रखकर आप 45 बनाइए, तो आपका 45 बनेगा कुछ ऐसा। 60 बनाइए तो 60 बनेगा आपका कुछ ऐसा, जो कि बनेगा तीसरा। फिर बनाइए 45, तो यहां पे चांदा रखिए और 45 डिग्री का कोण बनाइए, तो 45 डिग्री का कोण आपका ये रहेगा, ये रहा चौथा। और ये बनेगा आपका 30, पांचवा। तो ये आपका केंद्रीय कोण बन गया। त्रिज्या कैसे निकाली आपने देखा, किस तरह से हमने केंद्रीय कोण निकाल के इसको सॉल्व किया। इसका बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि हम लोगों ने करके दिखाया, और बहुत आराम से सॉल्व हो गया बिना किसी दिक्कत के। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल में हमने केंद्रीय कोण निकाले, और केंद्रीय कोण निकालने के बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग चाहें तो सबसे पहले 100 का बना ले, फिर 125 का बना ले, पर हमारा जहां जहां कोण बनता जाता है फिर वहां वहां चांदा रख के आगे के कोण बनते जाते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए
किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे विषय और लिखेंगे पुस्तकें। चलिए लिखते हैं विषय और पुस्तकें। तो यहां हो जाएगा विषय और यहां लिखेंगे पुस्तकें और यहां लिखेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। चलिए अब यहां पर सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं। तो ये हमारी एक लाइन हो गई, ये वाली एक लाइन हो गई, ये हमारी एक लाइन हो गई और ये हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, विषय को भी आप लिख लीजिए यहां पर, ये ठीक है, ये हो गई। अब सबसे पहले विषय की बारी आती है। तो विषय में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी। यहां लिखेंगे हम लोग सबसे पहले विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, है ना। अब उसके बाद सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि हमारी जो लाइनें हैं उन लाइनों को हम जरा ये एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको बना लें ताकि हमें करने में भी और समझने में भी आसानी होती है। तो ये हमने इसको सिस्टमैटिक बना लिया और यहां पर एंड वाला हम बना लेंगे योग का। तो यहां लिख लेंगे हम योग, ठीक है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे इन सबके 40 12 9 7 4, 40 12 9 7 4 और इनका जो टोटल आ रहा है वो 72 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए 40 12 9 7 4 और योग 72 है जो कि हमने भी लिख दिया। अब निकालना है केंद्रीय कोण। तो यहां लिखेंगे 40/72 गुणा 360। यहां लिखेंगे 12/72 गुणा 360। यहां लिखेंगे 9/72 गुणा 360। 60/72 गुणा 360। 4/72 गुणा 360। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर जितने भी कोण हैं उन कोणों को हम यहां पर रखते हैं। चलिए यहां पर रखते हैं 40 और यहां लिखते हैं 72 और यहां है 360। चलिए 9 8 72 और 9 चौको 36, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 200। अब यहां पे हो जाएगा 12, तो 12 पंजे 60, नहीं देखिए यहां हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा 12, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्योंकि अब यहां पर सेम चीज में रखूंगा तो यहां पे हो जाएगा 12 गुणा 5, तो 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20। ये कोण निकल के आए। मतलब आपको करना क्या है, यहां पे 12 पंजे 60 हो गया, यहां 9 इंटू 5 हो गया, यहां 7 इंटू 5 हो गया और यहां पे 4 इंटू 5 हो गया। ये हो गए सारे, क्योंकि यहां पर हमारा 40 से तो कैंसिल हो गया, तो 40 से 5 का किया, तो अब यहां पर बचा 12, 9 बचा, 7 बचा, 4 बचा, ऐसे करके हम लोग कर लेंगे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले निकालना है 200। आइए 200 कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं 200 कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, अब यहां पर एक रेड कलर का ले लेते हैं और रेड कलर का लेने के बाद
एक रेड कलर का बनाते हैं गोला त्रिज्या खंड के लिए। बड़ा ही सुंदर गोला बना है हमारा ये, अच्छा बड़ा भी है, बहुत बड़ा क्या करेंगे इतना, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम यहां पे ले लेंगे एक त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी बीचों बीच सेंटर में हमारी हो जाएगी त्रिज्या। मेरा सेंटर बिल्कुल सही आना चाहिए, ये है सेंटर, और यहां से मैंने ले ली त्रिज्या, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बनाना है 200। देखिए 200 कितना रहेगा, वो 180 से ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा 180 से ज्यादा, क्योंकि भैया 180 से ज्यादा रहेगा क्योंकि वो क्या है, हमारा जो 200 है सबसे बड़ा एंगल है, तो ये 180 का सीधा होता है, तो 180 के बाद 20 और जोड़ लो तो ये यहां पर कुछ ऐसा आएगा इधर, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो है वो रहेगा हमारा 200, जो कि किसका रहेगा, पहला वाला पार्ट, और पहले वाले पार्ट का नाम क्या है, विज्ञान। आप यहां डाल दीजिए विज्ञान। चलिए अब इसको मानिए, ये वाली लाइन को आप मानिए, यहां चांदा रखिए, चांदे को यहां से मिलाइए, मतलब ये वाली लाइन से मिलाइए, और उसके बाद 45 डिग्री वो 60 डिग्री का बना दीजिए, तो 60 डिग्री का आपका ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का, और ये कहलाएगा आपका सेकंड वाला, और काय का है, गणित का। तो आप यहां डाल लीजिए गणित, सेकंड, ठीक है। उसके बाद बनाना 45 का, तो 45 का ये बनेगा आपका, अब आप इसको मानेंगे ये वाली लाइन को, और 45 डिग्री का बनाएंगे तो ये बन जाएगा 45, जो कि काय का रहेगा, अंग्रेजी का। उसके बाद बनाएंगे हमारा 35 का, तो इसको मानेंगे 35 का बनाएंगे तो ये 35 का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 35 का, जो कि ये रहेगा तीसरा, ये रहेगा चौथा, और काय का है 35 का, हिंदी, और ये जो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा किसका, 20, जो कि कहलाएगा सामाजिक अध्ययन, ये रहा। तो इस तरह से हमारा पूरा पाई चार्ट बनके तैयार हो जाएगा, जो कि आप लोग जब प्रकार और चांदे की सहायता से बनाओगे तो आपको सारे एंगल बहुत अच्छे से बनेंगे, और आप लोग इनको बहुत अच्छे से करना आ भी जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है अगला क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छा लग रहा है देखने में। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें दिया है अगला, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की परीक्षा या 6 माहों की मासिक परीक्षा के प्राप्तांक निम्न अनुसार हैं। अब उसके बाद इन आंकड़ों का पाई चार्ट बनाइए। अब इन आंकड़ों का पाई चार्ट बनाना है। अब ये पाई चार्ट क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले माह के नाम, महीनों के नाम लिख लेते हैं हम यहां पर, महीनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आएगा, प्राप्तांक 100 में, प्राप्तांक 100 में, और यहां आएगा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, इतने में हमारा वो बन जाएगा पाई चार्ट। चलिए प्राप्तांक, महीनों के नाम, तो महीनों के नाम अब यहां पर हम लोग ले लेंगे, ये हमारी जो लाइन है वो खिंच जाएगी, तो ये हमारी जो लाइन है, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ये हो गया, ठीक है। इतना बहुत है पाई चार्ट के लिए हमारा, है ना। चलिए अब महीनों के नाम में सबसे पहले लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। चलिए लिखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है ना। चलिए
तो ये हमारा एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये और एक ये लाइन, ठीक है ना। क्योंकि हम यहां पर अब केंद्रीय कोण बनाएंगे तो यहां पर हमने लिख लिया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब यहां पे लिखेंगे 40 45 65 35, 40 45 65 35 55 60, 40 40 45 55 65, 40 45 55, 40 45 65 35, 40 45 55, 40 45 65 35, 40 45 65 35 55 60। चलिए अब इनका केंद्रीय कोण निकालते हैं। सबसे पहले इन सबको कर लेते हैं प्लस, जो कि हमको इसका टोटल दिया होगा। इसका टोटल नहीं दिया है तो सबसे पहले इनका टोटल करते हैं और इनका टोटल करने के बाद देखते हैं कितना आता है। यह है 40 45 65 35 55 और 60। 1 2 3 4, 5 को 20 की जीरो हासिल का 2, 4 2 6, 6 और 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 16, 16 और 3 19, 20 21 22 23 24, देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 16, 16 और 3 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 300। टोटल कितना आया? 300। चलिए तो यहां हो जाएगा 300, तो 40 बटा 300 गुणा 360। ऐसे ही 45 बटा 300 गुणा 360, 65 बटा 300 360, 35 बटा 300 गुणा 360, 55 बटा 300 गुणा 360 और 60 बटा 300 गुणा 360। ये हो गया। अब क्या करना है? अब यहां पर हमें क्या करना है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहां पर 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया और उसके बाद 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 चौको 48। कितना हो गया? 48। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर 45 है, यहां पर 300 है और यहाँ पे 360 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नम 45। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छंग 12। देखो फिर से सॉल्व करो एक बार, हो सकता है कुछ गलती करी हो। यहाँ पे है 45, नीचे है 300 गुणा 360। ठीक है ना। आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया। अब ये हो जाएगा 5 नम 45, 5 छक्का 30, 6 छंग 36, 6 नमा की 54। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 65 बटा 300 गुणा 360, तो 1 0 से 1 0 गई, ये हो जाएगा 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5, 5 तिया 15, वो हाँ 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 13 छंग का 13 छंग 13 एकम 13, 26 13 13 13 को 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो 35 बटा 300 गुणा 360, तो वही 1 0 से 1 0 गई, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 7 छंग 42। ठीक है। ऐसे ही आगे करेंगे। बताइए इन दोनों का और आगे क्या आएगा? चलिए अब इसको करते हैं। ये कैसे होगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा
55/300 इंटू 360। तो यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 66। और इसको करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे एक गोला, जो कि येलो कलर का ले लेते हैं। यहाँ पर हम गोला ले लेंगे एक, चलिए यहाँ पे एक गोला ले लेते हैं, ये लीजिए। इसका हम सेंटर पॉइंट सबसे पहले निकालेंगे, तो इसका सेंटर पॉइंट ये रहा हमारा, इसका सेंटर पॉइंट, और एक त्रिज्या हम इसकी ऐसी बना लेंगे। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 48 का बनाएंगे। तो 48 का देखिए ये 90 से कम रहेगा, देखिए ये 90, ये 60, तो 48 हमारा कहीं ना कहीं इधर आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा 48। ठीक है, ये हमारा आएगा 48, जिसको कहेंगे फर्स्ट, और जिसका नाम है अप्रैल। ठीक है, ये होगा अप्रैल। अप्रैल के बाद जाएगा 54। अब हम अपने चांदे को यहां रखेंगे ऐसे, मतलब चांदा यहां रखेंगे और उससे 54 का बनाएंगे। तो ये 54 हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये होगा हमारा 54, और ये रहेगा हमारा सेकंड, और जिसको हम कहेंगे कौन सा, मई। अब हम अपने चांदे को यहां रखेंगे और यहां रखेंगे, तो अब हम बनाएंगे 78 का, तो वो कुछ हमारा इस तरह से जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारा 78, और ये रहेगा हमारा थर्ड्स, और ये महीना कौन सा रहेगा, जून। ठीक है, अब उसके बाद जब चांदा रखेंगे तो उसके बाद बनाएंगे 42 का, तो यहां चांदा रख के 42 का बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा 42, और ये रहेगा हमारा चौथा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे जुलाई। फिर उसके बनाएंगे 66 का, तो यहां पर हमारा ये 66 का ऐसे बनेगा, तो यहां रहेगा 66 का, और ये रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा पांचवा, और ये रहेगा हमारा अगस्त, और यहां पर जो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर 72 का, जो रहेगा कौन सा, हमारा 6 नंबर का, और जिसका जो नाम रहेगा वो रहेगा सितंबर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और जिस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है हम उसको ऐसे इसके अंदर पाई चार्ट बनाएंगे। और ये पाई चार्ट आपका, अगर आप इसको जो चांदी की सहायता से बनाओगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अगर चांदी की सहायता से इसको बनाओगे तो आपकी गलती इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट होता है खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर हमें दिया है एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5वीं तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको यहां पर दिख ही रहा है कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 1 में 250 विद्यार्थी, ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में, तो सबसे कम विद्यार्थी हमारे हैं कक्षा 5वीं में, है ना। यहां लिखेंगे कक्षा 5वीं में सबसे कम विद्यार्थी है 100। कक्षा 1 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए 1 से 5 तक, तो कक्षा 3 से 5 तक, तो अगर हम 3 से 5 तक जाएंगे तो 200 और 200 400 और 100 500, तो हम लिखेंगे 500 विद्यार्थी। तो इस आलेख, इस दंड आलेख में देखकर हमने ये देखा कि भाई ये 100 है, ये 200 है, ये 200 है, तो 3 से लेके 5 तक जाएंगे तो ये तीसरे पे 200 है,
चौथे पे 200 है और पांचवें पे क्या है 100 है। तो कुल मिला के कितने हो गए यहां पर, कुल मिलाकर हमारे पास हो गए 500 विद्यार्थी। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है, और जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको खत्म कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अब यहां पर आती थी प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होती है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए अब आता है प्रायिकता। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आप इसको करोगे तो आपको करने में बहुत मजा आएगा। देखिए प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, है ना, घटनाएं मतलब जैसे कोई कितनी भी घटनाएं हो गई, अब उन घटनाओं की एक तो होने की संभावना होती है और एक ना होने की संभावना होती है। अगर उन संभावनाओं को अगर हम लोग गणित से जोड़ दें तो वो कहलाती है प्रायिकता, सीधी सी भाषा में, ठीक है ना। प्रायिकता के अंदर प्रायिकता डिपेंड करती है आपकी घटनाओं पर, है ना। एक तो होता है घटनाएं जिसको हम कहते हैं होने पर, और एक होता है ना होने पर, ठीक है। अब ये इवेंट है, ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब ये होता है कि किसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब ये घटनाएं हैं, अब ये अगर ताश के पत्तों पे भी हो सकती है ना। आपके जो आप लोग जो डाइज होता है, जो पासा होता है, ये उस पे भी हो सकती है। आपका क्वाइन है उस पे भी हो सकती है, या फिर आपके कह सकते हैं कि हम लोग जो बॉल्स थैलों में से निकालते हैं, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्रायिकता उस पे भी हो सकती है। प्रायिकता का एक सूत्र होता है जो कि हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, है ना। जैसे तो आपके जो टीचर हैं वो आपको अलग अलग तरीकों से ये फॉर्मूला लिखवा सकते हैं। आप लोग कहोगे सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया है, लेकिन हमारे टीचर ने तो अलग लिखवाया। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है और हम भी सही है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, है ना। क्या हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यह होती है आपकी प्रायिकता, है ना। अब चूंकि यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, अब देखिए यहां ये क्वेश्चन को आप लोग समझना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक थैले में 6 सफेद गेंद है, लाल 11 है और 7 पीली गेंदें हैं, है ना। अब क्या हो गया कि अब इन गेंदों को थैले में से, मतलब ये सारी मिक्सचर रखी हुई है ना। अब सबसे पहले मुझे बताना है कि उसके अंदर पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब क्या है, मुझे एक घटना को अंजाम देना है और मुझे यह पता करना है कि जब मैं थैले के अंदर हाथ डालूंगा और मेरे हाथ में अगर कोई गेंद आएगी पीले रंग की, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर उसका सूत्र तो यह हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थैले में कुल गेंदें, हम लिखेंगे हल हम लिखेंगे थैले में कुल गेंदें कितनी हैं भाई, 6 सफेद हैं, 11 लाल हैं और 7 पीली हैं। अब इन सबको टोटल कर लो आप लोग। तो इन सबको टोटल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 11 और 6 17, 17 और 7 24 गेंदें। कितनी हो जाएंगी गेंदें, 24 गेंदें, ठीक है ना। अब पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो यहां पर पीली गेंद होने के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो भाई पीली गेंद प्रायिकता निकाल, कुल परिणाम कितने हैं भाई, कुल परिणाम है 24। यहां पे आप जो है ये इवेंट होता है, तो इवेंट किसके ऊपर हो रहा है,
पीली गेंद पे हो रहा है तो आप इसको पी वाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पी वाई कर दो, है ना, इवेंट का इवेंट भी लिखा रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 24 और सफेद गेंदें कितनी थी, वो पीली गेंदें कितनी थी 7, तो 7/24 का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस इतनी सी छोटी सी बात थी जो कि हम लोगों ने यहां पर किया और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रायिकता जहां से आया था, इस जो चैप्टर है, मतलब जो आपका हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करें तो उसके अंदर मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए जो प्रायिकता के ऊपर पूरे पूरे फिट बैठते हैं और उनको मैंने रिवीजन में जरूर शामिल किया है, क्योंकि प्रायिकता इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर से ज्यादा आती है। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है अच्छी तरह से फैटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते होंगे ताश के पत्ते, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेइंग कार्ड्स, है ना। ये देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी गेम्स होते हैं वो सारे हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए और हमारे मतलब हमारे माइंड को क्रिएटिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए ये गेम्स होते हैं, ठीक है ना। अगर गेम्स को अगर आप गेम्स की तरह खेलोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर गेम्स को अगर आप दुरुपयोग करके खेलोगे तो वो आपके लिए बेकार है। प्लेइंग कार्ड्स जो होता है ना, वो बहुत माइंड गेम होता है, इसके अंदर दिमाग लगाना होता है, इसके अंदर बहुत सारे गेम होते हैं। जैसे कुछ गेम मैं आपको बताऊं, कुछ होता है जैसे दहला पकड़ होता है और बहुत सारे गेम होते हैं जो कि हम लोग इससे खेलते हैं। एक सत्ती सेंटर होता है, बहुत सारे गेम होते हैं जो हम लोग ताश के पत्तों से खेलते हैं। अब ताश के पत्तों के अंदर कुछ लाल रंग होते हैं, कुछ काला रंग होता है और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ईंट होता है, पान होता है, बेगम, बादशाह, बहुत सारी चीजें, चिड़ी, है ना, और इक्के भी होते हैं। तो ये जो इक्के होते हैं ना, वो कितने होते हैं ये भी आपको पता है। देखिए, हमारा जो इक्के होते हैं वो एक लाल पान का होता है, एक काले पान का होता है, एक चिड़ी का होता है और एक ईंट का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमसे बोला है ताश के 52 पत्तों में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को यह पता है कि ताश के गड्डी में पत्तों की संख्या। हल लिखेंगे, हम लिखेंगे ताश के पत्तों में या ताश में पत्तों की संख्या। हम लिखेंगे ताश में फेटी हुई ताश में पत्तों की संख्या क्या हो गए, पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 52, ठीक है ना। और ताश के पत्तों में इक्कों की संख्या, ताश के पत्तों में इक्कों की संख्या कितनी होती है भाई, इक्कों की संख्या कितने इक्के होते हैं, 4 होते हैं ना। एक चिड़ी का होता है, आपने देखा होगा ना, चिड़ी कैसी होती है, ये होती है, ये और ये, है ना। एक होता है लाल पान, एक होता है काला पान और एक होती है ईंट। इन सबके एक एक इक्के होते हैं। तो कितने हो जाते हैं इक्के, 4 इक्के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। चूंकि एक इक्का प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, इक्के की जगह ई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, और ई तो हमारा फॉर्मूले में होता है, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और यहां आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर कुल परिणाम कितने हैं, 52, ठीक है। और उसके बाद अनुकूल परिणाम 4 इक्के हैं, ठीक है ना।
अब इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, तो 4 से 52 कितनी बार में जाएगा, चलिए ये हो जाएगा 52, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, तो 1/13 ये आंसर आ जाएगा। तो इस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसके आंसर आप लोग बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है जिसको हमें अभी सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां दिया है जब एक पासे को फेंका जाता है। पासा जानते हो आप लोग क्या होता है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, लूडो तो आपने बहुत खेला होगा। तो यहां पर पासा जो है ना, वो लूडो का जो डाइस होता है उससे ही बात हो रही है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक पासे को जब फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखिए। चलिए सबसे पहले यहां पर लिखा है ए का ए, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं बार बार सूत्र एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, वो सबके लिए यहां पर सूत्र वही कार्यगर होगा, ठीक है। यहां हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहां हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। ये डाइस होता है। अब इस डाइस के अंदर मतलब जो पासा होता है, पासे के अंदर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासे के अंदर 6 नंबर होते हैं। अब एक अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या का मतलब अब यहां पर इस पासे के अंदर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6 परिणाम हो जाएंगे। अब उसके अंदर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हो क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके ज्यादा से ज्यादा दो क्या हो, दो गुणनखंड हो। जैसे मान के चलिए कह सकते हैं कि यहां पर वैसे यहां पर अभाज्य संख्या जो एक के पहाड़े में भी आती है और जो खुद के पहाड़े में आती है, बाकी एक किसी के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे हम लोग 2 की बात करें तो 2 एक के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है ना। 3 जो है वो 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में भी आएगा, और जो 5 है वो 1 के पहाड़े में आएगा और 5 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड हो, बाकी और कुछ नहीं हो। तो यहां पर हम लोग अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती है, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहां पर जो 4 है, 4 क्या हो जाएगा, 4 1 के पहाड़े में भी आएगा, 4 2 के पहाड़े में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा। तो ये देखिए ये 3 हो गए। तो यहां पर ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं हुआ। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो ज्यादा से ज्यादा दो मतलब जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 में आए, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा, जो खुद के पहाड़े में भी आए और एक के पहाड़े में भी आए। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, ठीक है। तो यहां पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, यहां पर अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या यहां पर कौन कौन सी हो जाएंगी देख लीजिए। यहां पे हो जाएंगी 2 3 और 5। कुल कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। तो यहां पर मेरा आंसर कितना हो गया इसका, 1/2। ये मेरा सही आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसका ही भी एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। अगर मैं इसका ही बात करूं बी का, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं का मतलब क्या हो जाएगा। चलिए ये 6 तो हमारे फॉर्मूले में रह गई, ये 6 तो हमारे फॉर्मूले में रह गई, और ये सबके हर में 6 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी जो कुल परिणाम है वो कुल परिणाम क्या है, वो 6 है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब देखिए अभाज्य संख्या इसके अंदर कौन कौन सी नहीं है। चलिए इसके अंदर अभाज्य संख्या नहीं है 1 4 और 6, यह अभाज्य संख्या नहीं है।
क्योंकि ये खुद के पहाड़े में भी आती है, एक के पहाड़े में भी आती है, दो के पहाड़े में भी आती है, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या अगर हो जाती है तो टोटल कितनी संख्या है, 3, तो इसका भी कुल अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो पहले का ए और बी है उन दोनों का आंसर 1/2 और 1/2 है। अब हम करते हैं सेकंड वाला, सेकंड का ए, 4 से बड़ी एक संख्या। अब हम क्या लिखेंगे, 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या। देखिए 4 से बड़ी यहां पर कितनी संख्या है, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी यहां पर कितनी संख्या है भाई बताओ मुझे। 4 से बड़ा यहां पर 5 और 6 है, तो कितनी संख्या है कुल, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहां पे आंसर कितना आ गया 1/3। 4 से बड़ी नहीं, अब इसका बी की बात करेंगे, है ना, 4 से बड़ी नहीं, अब 4 से बड़ी नहीं, एक खुद तो 4 है ही, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 2/3, ये हो गया। अगला क्या बोला है, एक सम संख्या, है ना। अब जो तीसरा वाला बोला है वो बोला है एक सम संख्या, एक सम संख्या। अब बताइए सम संख्या क्या होती है, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं, वो जो 2 के पहाड़े में आते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे इवन नंबर भाई, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 6, कितने होते हैं 3, तो यहां पे हमारे अनुकूल परिणाम तो हो गए 6 और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ये हो गया 3, तो कितने नंबर है, क्योंकि जो 2 के पहाड़े में आते हैं इवन नंबर वो कितने हो जाएंगे 2 4 और 6, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा ये आंसर बहुत अच्छे से आ गया, इसको हमने सॉल्व भी कर लिया और सारे आंसर हमने बहुत आराम से निकाल लिए। तो देखा प्रायिकता कितनी इजी और कितनी सरल है, अगर आप लोग भी इसको करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो खत्म होता है और आते हैं अपने रिविजन को आगे बढ़ाते हुए, और इस जो हमारा जो कंप्लीट चैप्टर रिविजन का जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आपके सामने है। क्या दिया हुआ है, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हैं, एक पर्ची पर एक संख्या है ना, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है, डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए ये आपको देखने के बाद एक बचपन के एक खेल याद आ रहा होगा कि हम लोग बचपन में 12 पर्चियां खेलते थे। अब उस 12 पर्ची में होता क्या था, हम उन पर्चियों को लेते थे, उन पर्चियों को लेने के बाद हम उस पे एक कुछ नंबर लिखते थे। यहां पे नंबर की बात हो रही है, हम उन पर्ची में कुछ क्या लिखते थे, कुछ टास्क लिखते थे कि भैया उसको जाओ उसके कान में जाकर कुछ बोलो, या उसको यहां से बोलो कि 10 राउंड लगा के आए। तो यहां पर अब जो है एक पर्ची पे एक नंबर लिखा है, पर यहां पर कितने की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यह है 1 से 12 तक नंबर। तो अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और यहां आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखिए अब हम यहां पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे मैं डाल देता हूं पहला, क्या है, संख्या 5 प्राप्त करना। तो देखिए यहां पर कुल परिणाम कितने हैं 12। अब देखिए संख्या 5 प्राप्त करना, पर 5 तो एक ही संख्या है ना, इतने में से अगर कोई संख्या ढूंढूंगा
तो वो एक ही संख्या होगी ना, तो यहां क्या हो जाएगा 1/12। आया समझ में? देखिए छोटी सी बात है, मुझसे बोला है हर पर्ची पे एक नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4 5। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ 5, तो संख्या 5 प्राप्त करना, तो 5 प्राप्त करने के लिए मैं पर्ची तो एक ही उठाऊंगा ना, तो यहां पर इसलिए कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है ना? चलिए अगला करते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया है संख्या 13 प्राप्त करना। अब देखो यहां तो बेवकूफ बनाया, क्यों बनाया? क्यों भैया यहां तो 13 दिया ही नहीं हुआ है ना, तो यहां कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहां पर? 0, क्योंकि यहां पर तो दिया ही नहीं हुआ है ना, 13 तो संख्या ही नहीं दी हुई है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 1/12, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना? चलिए तीसरा करते हैं। संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। देखिए संख्या 1 से 12 में कोई संख्या प्राप्त करना, तो संख्या 1 से लेके 12 की तो बात हो रही है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 12/12, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारी जो प्रायिकता के जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं खत्म, और उसके बाद हमारा जो अध्याय 4 है उसका हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कर लिया है, और पहले तो हमने इसका पूरा चैप्टर पहले ही खत्म कर लिया था जो हमने एक्सरसाइज वाइज किया था। आज हमने इसका एक 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट किया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके अंदर शामिल करे। बस अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हम आगे के वीडियो में आपके लिए लाएंगे। वेट करिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या है? आप लोग 3 तरीके से आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। या तो आप लोग YouTube पे जाके डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन हिंदी डाल के आप लोग हमारा चैनल देख सकते हैं, या तो ज्यादा है तो ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर अगर आप एक लगता है कि यार और अच्छा सरल इजी तरीका हो तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर दीजिए, तो आप लोग हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे यहां पर। क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम लोग बिल्कुल करके दिखाते हैं, क्योंकि यहां लिखा है 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इंडियाज नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको दो चीजें एक साथ मिलती है। पहली बात तो यह है कि आपको इतनी अच्छी सारी चीजें एक ही जगह देखने को मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है ये। यहां आप देख ही सकते हैं हमारे कितने सारे कोर्सेज हैं। हम सीबीएसई है ना, K-12 इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सब बोर्ड है। हम लोग अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में है 8, 9, 10, 11, 12 क्लास। उसके बाद जब हम 8 क्लास की बात कर रहे हैं तो 8 क्लास में भाई हमारे पास सब्जेक्ट ये हैं। जैसे अभी हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे इसके मेन चैनल में, मतलब गणित के अंदर चले जाएंगे। और गणित में यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारे अध्याय आपको जैसे ऐसे जमे हुए दिख रहे हैं ना, आपको बिल्कुल वैसे के वैसे दिखेंगे। आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बिल्कुल परिचय दिखेगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे पूरा सिस्टमैटिक अरेंज दिखेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और एक बात और, आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और आपको जो पढ़ाया जाने वाला कंटेंट है ना वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, कुछ इस तरह से। तो बस करना क्या है भैया, आप लोगों को पढ़ाई करना है और आप लोगों को डाउट जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना है, सर ये चीज समझ में नहीं आई है, आप दोबारा से बता दो। बहुत जल्दी आपके डाउट का निराकरण किया जाएगा और आपको जरूर आगे बढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है आपको? आप लोगों को बने ना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।